नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने संधि के परिचय वाले वीडियो में संधि का सामान्य परिचय पढ़ा, जिसमें संधि के तीनों मुख्य भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर हमने चर्चा की थी। स्वर संधि के 5 भेदों पर भी हमने चर्चा की थी कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। वहाँ पे हमने संधि के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। संधि को पढ़ने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्वरों और व्यंजनों की जानकारी हमें आनी चाहिए, संयुक्त व्यंजनों के बारे में हमें आना चाहिए, वर्ण विस्तार करना हमें आना चाहिए। ओके दोस्तों, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम उसी स्वर संधि के मुख्य भेद स्वर संधि और उसके 5 भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखिए दोस्तों, स्वर संधि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण का। स्वर संधि पढ़ने से पहले याद रखने योग्य कुछ बातें हैं, जिनमें स्वरों की जानकारी हमें होनी चाहिए। स्वरों की मात्राओं को व्यंजन में किस तरह लगाया जाता है, उन्हें किस तरह पृथक किया जाता है, ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हमने वर्णमाला में 11 स्वरों के बारे में पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ एक और स्वर की चर्चा करेंगे जो कि संस्कृत का है मूलतः स्वर, लेकिन इसकी मात्रा हिंदी में चलती है। ये इसकी मात्रा है क्योंकि संधि संस्कृत से ही हिंदी में आई है। हिंदी की जननी संस्कृत भाषा ही है, इसलिए हमें संधि में इस बड़ी री को पढ़ना है। देखिए दोस्तों, इनकी मात्राओं में एक ही कोई मात्रा नहीं होती। ये आ की मात्रा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये बड़ी री की मात्रा, ये ए, ये आई, ओ, औ की मात्रा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे याद रखने की चीज़ ये है कि ए वर्ण में खुद में कोई अपने में मात्रा नहीं होती, लेकिन जब किसी व्यंजन की एक ही मात्रा लगती है तो एक मात्रा लगती है। आई में खुद में एक मात्रा होती है, लेकिन जब व्यंजन के लगते हैं तो 2 मात्रा लगती है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की। देखिए दोस्तों, कै वर्ण में मूलतः, क्योंकि ये व्यंजन है, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की मदद से किया जाता है। व्यंजन में जो स्वर प्रयुक्त होता है उसको अलग करने के लिए उस मूल व्यंजन के बाद में उस स्वर को लिखा जाता है और उसका उच्चारण भी उसी प्रकार किया जाता है। देखिए, जैसे ये कै वर्ण है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, अर्थात जिस वर्ण में, जिस व्यंजन में कोई मात्रा नहीं हो उसमें एक ही मात्रा मानी जाती है। इसका मूल रूप तो ये है हलंत वाला, लेकिन क्योंकि यहाँ हलंत भी नहीं है और कोई मात्रा भी नहीं है, इसका मतलब ए माना जाएगा। जब हम इसको अलग करेंगे तो कै में हलंत लगाएंगे और ए को इसके पास में रख देंगे। इसका उच्चारण भी ऐसे ही हुआ, क। ठीक है, इसमें जैसे का, इसमें कै के बाद में ई है तो की, बड़ी ई है तो की, छोटा हुआ है तो कु, बड़ा हुआ है तो कु। इस तरह इनका उच्चारण। ये क्री, कै के बाद में री, क्री। ये बड़ा री है तो क्री। ये कै के बाद में ए है तो के। ये कै के बाद में आई है तो कई। ये कै के बाद में ओ है तो को। ये कौ। इस तरह इनका हम उच्चारण करेंगे। देखिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, रे वर्ण में रे, रा, री, री, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ रे वर्ण में जब हम स्वरों की ऊ और बड़े ऊ की, छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को लगाते हैं तो ये थोड़ा ध्यान देने की चीज़ है कि अगर रे वर्ण में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो बिना गांठ वाली लगेगी, जिस तरह यहाँ लगी हुई है, और रे वर्ण में अगर बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो ये गांठ वाली मात्रा लगेगी। ये हमें संधि में ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जैसे गुरु उपदेश की संधि एग्ज़ाम में पूछी जाती है अक्सर। तो गुरु शब्द जब हम लिखते हैं तो गुरु मूल रूप से छोटे ऊ से रे बनता है, ठीक है, और उपदेश लिखते हैं तो इस तरह। अब जिसकी संधि जब होगी तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनाएंगे, ये ऐसे, और जब इसका शब्द बनेगा तो बनेगा गुरूपदेश। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला गुरु उपदेश सही है, लेकिन गुरु में ये छोटा वाला गुरु सही है। अब कई बार बच्चों से पूछ लिया जाता है शब्द शुद्धि में कि बताइए गुरु शुद्ध है कि अशुद्ध है, बच्चों को ध्यान नहीं रहता। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि गुरु में तो छोटा हुआ आएगा रे में, और गुरु उपदेश में बड़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए, इसमें री की मात्रा जो है, रे में री की मात्रा रेड से दिखा रखा है, इसका मतलब रे के साथ री कभी प्रयुक्त नहीं होता है। ये रे, रई, रो, रऊ, इस तरह ये ए, आई, ओ, औ की मात्रा भी रे में लग जाएंगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्वरों की सामान्य जानकारी के बाद में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी हम स्वर संधि के बारे में चर्चा करें, चिंतन करें, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने 11 और एक संस्कृत वाला यानी 12 स्वरों को यहाँ पढ़ा, तो ये 12 ही स्वर आगे पीछे आकर के संधियों के रूप बनाएंगे। जितनी भी 5 संधि हमने पढ़ी, चाहे वो दीर्घ संधि हो, चाहे वो गुण संधि हो, चाहे वृद्धि संधि हो, चाहे यण संधि हो, चाहे अयादि संधि हो,
इन पांचों संधियों में आगे पीछे स्वर, कोई से भी स्वर आगे पीछे होकर के ही इनके रूप बनाएंगे। पहली ध्यान रखने की बात कि ये 12 स्वर ही आगे पीछे रहेंगे। अब ये कैसे रहेंगे, इस आधार पर हमने इन संधियों का विभाजन किया है। देखिए पहला आधार है ये दीर्घ संधि, पहली संधि है दीर्घ संधि, ठीक है। इनसे बनने वाले स्वरों को दीर्घ संधि स्वर कहा जाता है। बनता क्या है इसमें, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री। अब बात यह है कि ये बनते कैसे हैं, तो दोस्तों इनको कहते हैं समान या समजातीय स्वरों की जानकारी मतलब होनी चाहिए, इनको सम संयुक्त कहते हैं। कैसे कि अगर ए आ का कोई भी रूप ह्रस्व या दीर्घ, ए आ के ह्रस्व या दीर्घ से रूप से मिलेगा तो ये बड़ा आ बनाएगा। ई का कोई भी रूप अगर ई के किसी भी रूप से मिलेगा तो बड़ी ई बनेगी। ऊ का कोई भी रूप अगर मिलेगा ऊ के किसी भी रूप से तो बड़ा ऊ बनाएगा। और री जब री से मिलेगी तो बड़ी री बनाएगी। ये 4 दीर्घ स्वर हैं, ये दीर्घ संधि स्वर भी हैं, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहा जाता है। बहुत ही सामान्य सी बात है। देखिए जैसे इनके शब्दों की पहचान करेंगे, अंधानुकरण, कपीश, भानुदय, मात्रिन, इनकी स्वरों की इन मात्राओं से हम ये पहचान जाएंगे कि इनमें दीर्घ संधि है। और जैसे ही हमें पता चलेगा दीर्घ है इसका मतलब समान है, तो इसमें से तोड़ेंगे तो ए या आ का ही कोई रूप निकलेगा। कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, कौन सा सही है, संधि की कसौटियों के आधार पर इसको हम देखेंगे। कपीश, कौन से कपीश में सही, जैसे अपन ने देख ले, सपोज करो इसको, जैसे कपी का मतलब होता है बंदर, तो पै में तो छोटी ई की मात्रा आती है और ईश में बड़ी ई की मात्रा आती है। तो छोटा ई और बड़ा ई जब मिलेगा तो बड़ा ई बना, तो ये ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी, सिंपल है कपीश में, ठीक है। तो इस तरह हम इन चीज़ों को देख लेंगे। ये तो हो गई समान संधि की बात, समान वर्णों के बीच वाली संधि जिससे दीर्घ संधि बनती है। अब है असमान स्वर या विषम जातीय या विषम संयुक्त स्वरों से बनने वाली संधियाँ। तो दोस्तों बाकी की जो 4 संधियां हैं, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये चारों असमान स्वरों के योग से बनती हैं। अब असमान कैसे कि देखिए ए आ के बाद में ई आया तो ए बना, ए आ के बाद में ऊ आया तो ओ बना, ए आ के बाद में री आया तो अर बना, ए ओ अर। अब क्योंकि ये तीनों स्वर गुण स्वर कहे जाते हैं तो इनसे कहीं बनने वाली संधि या ये जो बनते हैं तीनों स्वर, तो ये गुण संधि कहलाएगा। अब इनकी पहचान करने के लिए ए के लिए हम एक मात्रा देखिए सुरेश शब्द है, इसमें हमें तो पता चला कि रे के बीच में क्या है, एक ही मात्रा है, तो हमें पता चल गया इसमें रे के में एक मात्रा है तो गुण संधि है। परोपकार में देखिए ओ की मात्रा है रे में तो गुण संधि है। अर यानी कि ये अंतिम शब्द के ऊपर चला जाता है ये वाला रे, और ये मात्रा आगे वाले वर्ण में मिल जाती है। महाबलस ऋषि बनाएंगे महर्षि बन जाएगा, तो ये पता चल गया गुण संधि है। देखिए दोस्तों ये तीनों जो संधियां हैं ये समान, ये पहली जो संधि है दीर्घ संधि वो समान वर्णों से बनी, जबकि हमने ये दूसरी असमान वर्णों की यानी गुण संधि असमान वर्णों की, ये दिमाग में बिठा के रखना है। ऐसे ही वृद्धि संधि ये भी असमान वर्णों के योग से बनेगी। ए आ के बाद में ए आई, ए आ के बाद में ओ औ, ए आई बनेगा ए आ के बाद में तो आई बनेगा, ए आ के बाद में अगर ओ औ आता है तो औ बनेगा। तो आई और औ ये दोनों वृद्धि स्वर हैं और इसलिए इस संधि को वृद्धि स्वर संधि कहा जाता है। देखिए शब्दों की पहचान करेंगे, सदैव, परम ओजस्वी, क्योंकि आई की मात्रा या औ की मात्रा, तो हमें पता लग जाएगा भाई वृद्धि संधि। अब देखिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इनमें एक संधि बनने का या वर्ण बनने का एक पैटर्न था। क्या पैटर्न था देखिए, क्योंकि संधि 2 वर्णों के बीच में होती है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये 2 वर्ण पास पास आए तो इन दोनों वर्णों के योग से एक नया ही वर्ण बनेगा, क्योंकि परिवर्तन ऐसा नहीं केवल एक में ही हो रहा है इन तीनों संधियों में। तो यानी पहला वर्ण दूसरा वर्ण एक नया ही तीसरा वर्ण बनाते हैं, तो इसका मतलब दोनों वर्णों में बदलाव होता है, दोनों से एक ही नया वर्ण बनता है तीसरा। ये तो है इन 3 संधियों की खास बात, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में, ठीक है। बाकी की यण और अयादि संधि जब हम पढ़ेंगे तो उनमें एक अलग पैटर्न नजर आएगा, वो हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए कैसे, देखिए दोस्तों ये जो 2 संधियां और हैं, एक तो है यण संधि और एक है अयादि संधि। जिस पैटर्न की हम अभी बात कर रहे थे वो पैटर्न है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों यण और अयादि में, इन दोनों संधियों में जब इस तरह का पैटर्न मिलेगा तो हम देखेंगे कि बदलाव केवल और केवल पहले वर्ण में आएगा, दूसरा वर्ण एज इट इज आएगा जो भी है, ठीक है। जो भी असमान वर्ण संधि उसके बाद में आएगा वो एज इट इज आ जाएगा, यानी कि परिवर्तन केवल। इसलिए जब भी हम यण संधि के शब्द अयादि संधि के शब्दों को पृथक करें तो जहां संधि हो रही है वहां से बाद वाले शब्द को तो निकाल के पहले अलग कर दें,
और बिल्कुल एज इट इज जैसा कि वो मात्रा स्वर की लगी हुई है, क्योंकि स्वर ही होगा वो, इसलिए स्वर की मात्रा को अलग कर दें और बाद में देखें कि क्या बचा, और जो बचा है उसको अपने मूल वर्ण में परिवर्तित कर दें। अब कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, ये जैसे अभी तक हमने समान वर्ण और असमान वर्णों के बारे में भी पढ़ा, तो ये असमान वर्ण संधि है यण संधि, इसमें ये वे रे बनते हैं। अब बनते कैसे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो बनेगा कैसे बनेगा कि छोटी ई और बड़ी ई के बाद जब कोई असमान स्वर आएगा, क्योंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर ही आएगा, और असमान कब होगा वो कि जब वो या तो ई नहीं होगा या बड़ी ई नहीं होगा तो असमान ही होगा। ए आ हो सकता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आई ओ कुछ भी हो सकता है। तो असमान सब ये नहीं होना चाहिए, बस ये हो जाएगा ई और ई, जब तो समान स्वर हो जाएंगे और इसके बीच में फिर समान स्वर की संधि बन जाएगी, फिर तो वो दीर्घ संधि में चला जाएगा। अब क्योंकि यह असमान स्वर आएगा इसलिए असमान स्वर आया ई के बाद में, तो ई बदलेगा य में, ठीक है। ई जब य में बदल जाएगा तो इसीलिए यहाँ य बनेगा, ऊ बदलेगा असमान स्वर आने के बाद में वे में, और री असमान स्वर आने के बाद में बदलेगा रे में। तो य वे रे यानी ये तीनों वर्ण बनते हैं वो यण संधि कही जाती है। य के नाम से ही प्रारंभ है, उस संधि का नाम य बनता है, य वे रे। याद करने में भी आसानी रहेगी, यण संधि य वे रे, ठीक है। तो ये बनेगा। अब ये उदाहरण जो दे रखे हैं इनकी चर्चा अभी अपन यहाँ नहीं करेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा, आगे हम विस्तार से इन चीज़ों को पढ़ेंगे। बस अपन ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि ई का ये बना, ऊ का वे बना और री का रे बना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे पांचवा भेद जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पांचवा पैटर्न वही रहेगा जो हमने अभी पढ़ा कि असमान स्वर मिलेंगे, ठीक है। असमान पहला और दूसरा वर्ण मिला तो वर्ण परिवर्तन किस में आएगा, केवल पहले ही वर्ण में परिवर्तन आएगा, दूसरा एज इट इज रहेगा। इस संधि में भी, कौन सी में, अयादी संधि में भी ऐसा ही होगा। कैसे होगा ये देखिए जरा, देखिए अगर ए के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, ठीक है, जैसे ए आ ई उ री आई भी हो। अब देखिए कई बार बच्चों में यह कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ए के बाद में आई आएगा कि नहीं आएगा, तो ए के बाद में कोई भी इस ए के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, तो एक आय में बदल जाएगा आय में, ठीक है। आई के बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए आई के अलावा तो आई बदल जाएगा आय में। ओ के बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए तो ओ बदल जाएगा किसमें, औ में। और औ के बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए तो औ बदल जाएगा हलंत वाले, इसमें हलंत लगा लेना, आव में। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ा समझ में आई होगी कि किस तरह ये संधियों में, देखिए दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ए का आय बना, आई का आय बना, ओ का औ बना और औ का आव बना, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं एक दूसरे तरीके से, हम इन चीज़ों को एक बार ज़रा देखते हैं किस तरह ये कैसे क्या हुआ। ओके देखिए ये हमने सारे यहाँ पे स्वर लिख रखे हैं, ए आ ई उ री, ये बड़ा री भी है संस्कृत वाला, ए आई और ओ। देखिए दोस्तों ये वो पैटर्न है यहाँ पे, ये ए के बाद में जब आ आएगा, यानी ए के बाद में आ का मतलब है चाहे ए आ हो चाहे ए आ दोबारा हो, इन दोनों के बीच में समान वर्ण संधि होगी तो क्या बनेगा, आ। ई के बीच में अगर कोई भी संधि होगी तो क्या बनेगा, ई बड़ी। ऊ का कोई भी ह्रस्व दीर्घ वर्ण बनेगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा बड़ा, ऊ बनेगा बड़ा। अगर री का छोटा बड़ा वर्ण अगर कोई मिलता है तो बड़ा री बनेगा। अब देखिए ये सारे आ ई ऊ री सारे दीर्घ वर्ण है, इसलिए ये दीर्घ संधि, ठीक है। अब देखिए ए आ के बाद में अगर ई आया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक बार दोबारा देखते हैं इसको कि ए आ के बाद में अगर ये ई बना तो क्या बना, ए आ के बाद में अगर ऊ बना आया तो क्या बना, ओ। ए आ के बाद में अगर री आया तो क्या बना, अर। ये तीनों गुण संधि के रूप हैं, ठीक है, गुण संधि में बनेंगे, गुण स्वर हैं तीनों। अब देखिए ए आ के बाद में अगर ए आई आया तो क्या बना, आई, और ए आ के बाद में अगर ओ आया तो क्या बना, औ। ये वृद्धि स्वर है तो वृद्धि संधि है। आपने एक पैटर्न इसमें ये देखा कि ये तो चलो समान वर्णों के बीच में संधि हो रही थी दीर्घ, गुण संधि और दीर्घ वृद्धि संधि में, गुण में और वृद्धि में, इन दोनों संधियों में प्रारंभ में केवल ए और आ ही आएगा, बाद में ई उ री ए आई ओ सब आ गए। अब भाई क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज तो था पहले, अब क्योंकि महिलाओं को भी खूब इज्जत दी जा रही है हमारे समाज में,
तो अब ये ई ई ऊ री भी सब ये बोलेंगे भाई हमें भी आगे आने का मौका दो। अभी तक हमने केवल इन इन वर्णों को आगे आने का मौका दिया, हालांकि यहाँ तो समान वर्णों में एक बार आ गए, समान समान थे इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ए जब आगे आ गए इन दोनों संधियों में, गुण में और वृद्धि में, तो इनको लगा कि भाई हमें भी आगे आने का मौका दो, तो हमने यण और अयादि संधि में इन यानी ई ई ऊ री को, ए आई ओ औ को, ए आई ओ औ को, इनको सबको आगे आने का मौका दिया। देखिए दोस्तों कैसे, देखिए ये दूसरा पैटर्न है जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे कि ए आ ई ई ऊ री ए आई ओ औ। अब देखिए हमने देखा था कि अभी ई के बाद में कोई भी असमान वर्ण आए, ई काय में बदलेगा ये में, ऊ के बाद में कोई भी असमान वर्ण ऊ काय में बदलेगा वे में, री के बाद में कोई भी असमान वर्ण कौन सा होगा भाई, इस री के लिए तो असमान ये सारे के सारे तो ये और सारे के सारे ये असमान हो गए, तो री काय में बदल जाएगा रे में, ये सारे कहलाएंगे यण संधि स्वर। ठीक है, ए के बाद में कोई भी असमान वर्ण यानी कोई भी 12 में से कोई भी वर्ण आ जाए, 12 टोटल है जिसमें से 11 बचेंगे, अय में बदल जाएगा ए, आई के बाद में कोई भी असमान वर्ण आएगा, आई आय में बदल जाएगा, ओ के बाद में कोई भी असमान वर्ण आने पर ओ काय में बदल जाएगा औ में, और औ के बाद कोई भी असमान वर्ण आने पर औ बदल जाएगा आओ में। ये अयादि संधि स्वर हो गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या पैटर्न था कि पहला वर्ण और दूसरा वर्ण मिला तो इनसे पहला वर्ण ही बदल के नए वर्ण में बदल रहा है, ये एज इट इज रहेगा। अभी अपन उदाहरणों के साथ चर्चा करेंगे। जबकि इन ऊपर वाली संधियों में क्या पैटर्न था, आपने देखा कि इसमें पहला और दूसरा वर्ण जब मिला तो इन दोनों के बनने से तीसरा वर्ण, यानी यार ये भी बदल रहा है ये भी बदल रहा है, दोनों मिलकर के तीसरा वर्ण बना रहे हैं, यानी कि दीर्घ में, गुण में और वृद्धि में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इनको थोड़ा उदाहरणों की दृष्टि से, उदाहरण के साथ इनको हम देखेंगे। कुछ और चीज़ें इस स्वर संधि की जानकारी के लिए एक बार हम जरा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ संयुक्त वर्णों की जानकारी। ये 4 वर्ण तो संयुक्त वर्ण संधि में भी चलते हैं, क्ष, त्र, ज्य, श्र। ठीक है, इनको हमने देखा था कि क्ष में तो क और श आ जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, त्र में त और रे आ जाता है, ज्य में जय और ये आ जाता है, श्रय में श और रे आ जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन कुछ रूप और चलते हैं, जैसे विद्यालय है, ये विद्यालय में दे और कई बार हमें कई लोग इसको विद्यालय पढ़ते हैं। ठीक है, विधा विधा, अरे भाई विद्यालय नहीं होता ये विद्यालय होता है, क्योंकि वर्ण का जब उनको सही पता ही नहीं है तो उच्चारण सही कैसे करेंगे। कई लोग तो इसको विद्धा ये वाला पढ़ते हैं, कई घ घड़ी भी कर देते हैं, इसको बिना गांठ वाला विघालय टाइप पढ़ते तो विद्यालय लिख विघालय देते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि विद्यालय में दे और या ये मिल करके बनता है, और क्योंकि इस वर्ण को इस तरह संयुक्त किया जाता है दे और या। आजकल तो वैसे सारी किताबों में ये खुले रूप में ही आते हैं वर्ण विस्तार के साथ, इस मिक्स वर्ण संयुक्त के रूप में नहीं आ रहे, पर फिर भी आ जाए तो हमें ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ये देखिए दे और ध, तो अब इसमें कई बार ऐसा लगता है कि ध तो आधा है और द पूरा है, जबकि होता क्या है कि द आधा है और ध पूरा है। द पहले उच्चारण होगा और ध बाद में होगा। देखिए ये है द और वे, इसमें लगता है वे तो आधा है द पूरा है, जबकि उल्टा हो रहा है, द आधा है और वे पूरा है। ये न और है इस तरह कई बार आ जाते हैं, तो इसमें है आधा है न पूरा है, जबकि लग रहा है न है पूरा है और न आधा है। तो ये चीज़ हम जैसे देखो चिन्ह, कई लोग तो चिन्ह को लिखते इस तरह है, ये गलत है तरीका। चिन्ह होगा है आधा आएगा न पूरा आएगा, इस तरह भी लिखा जाता है। तो इन संयुक्त वर्णों की जानकारी भी इन संधि के लिए हमें ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, कुछ और चीज़ें हैं बेसिक जो स्वर संधि के लिए आवश्यक है। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे शब्दों की जानकारी जो संधि और समास में प्रयुक्त नहीं होते, वेरी इंपॉर्टेंट है। हम कई बार संधि विच्छेद करते समय इसमें गलतियां करते हैं, इसलिए इनको समझ लेना ज़रूरी है। देखिए मूल शब्द तो अंधा ही होता है, लेकिन संधि में और समास में इसको अंध, जैसे मैंने उसमें भी देखा था आपने कि अंधानुकरण शब्द था। अब इसका जब हम विच्छेद करेंगे, दिख रहा है हमें दीर्घ संधि है, ए आ किसी भी रूप में टूट सकता है। अब कई बार एग्जामिनर एग्जाम में अंधा भी देगा, आपको देता ही है, वो देगा क्या, वो देता ही है, और अंध भी देगा, अंध प्लस अनुकरण या अंधा प्लस अनुकरण। अब बच्चे के सामने समस्या ये होती है क्या करें, अंधा है कि अंध है, सही शब्द तो अंधा है, लेकिन दोस्तों संधि और समास में ये शब्द नहीं चलता है, ये रूप चलता है। हमेशा ध्यान रखना है इसको, अंध प्लस अनुकरण बनेगा, मतलब वही होता है उसका अंधा, लेकिन रूप ये विच्छेद करेंगे तो अंध प्लस अनुकरण बनेगा। ऐसी दोस्तों देखिए नीला, नीला रंग है, विशेषण है शब्द, लेकिन ये नीला शब्द विशेषण है, नील लिखेंगे इसको, संधि और समास में चलता है नील, नीलांबर में नील प्लस अंबर, ये क्या बनेगा, नील प्लस अंबर बनेगा ये।
ऐसे ही देखिए दोस्तों, ये लोहा शब्द होता तो लोहा ही है, लेकिन संधि और समास में लोहा ना आकर के आ गया लौह। ठीक है, जैसे लौहाश्म पूछेंगे तो लोहा प्लस अश्म नहीं, बल्कि लौह प्लस अश्म, इसका संधि विच्छेद होगा। अंडा शब्द है, ये कभी प्रयुक्त नहीं होता है, इसका होगा अंड। ब्रह्मांड, अब ब्रह्मांड में अंडा आएगा या अंडा आएगा, तो दोस्तों ये याद रखना है हमें कि ब्रह्मांड का जो संधि विच्छेद बनेगा उसमें अंडा नहीं आएगा, ये अंड ही आएगा। ऐसे दोस्तों एक शब्द है आंगन। आंगन में ये आंगन नहीं आता है संधि समास में, अंगन, जैसे क्रीडांगन, तो ये अंगन आएगा। क्या आएगा? आंगन नहीं आएगा, होता तो आंगन ही है, पर जब संधि विच्छेद करेंगे इसका, यहाँ से तोड़ेंगे, पता चल रहा है दीर्घ संधि है, तो क्रीड़ा प्लस अंगन, क्रीड़ा यानी खेलने का, अंगन यानी आंगन, खेलने का मैदान। ठीक है, इस तरह ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, इसको याद रखना ज़रूरी है। अब देखिए कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जिनको भी यहाँ समझ लेना ज़रूरी है। ई की मात्रा के साथ पाई वाले व्यंजन का संयुक्त रूप जोड़ने पर दोनों व्यंजन मात्रा के भीतर आएंगे। जैसे भाई ई की मात्रा के साथ पाई वाले व्यंजन, यानी जब भी कभी ई की मात्रा आएगी और पाई वाला व्यंजन अपने संयुक्त रूप में या अर्ध रूप में कोई आएगा, तो वो व्यंजन मात्रा के भीतर चला जाएगा। देखिए कैसे, ये इसका सही रूप है संधि। ये जो न है, ये न बाहर नहीं आएगा इस मात्रा के, जैसे यहाँ भी बाहर दिखा रखा है, यहाँ भी, तो ये रॉन्ग मेथड है, ये अंदर ही आएगा। ऐसे ये देखिए दिक प्लस विजय से जब बनेगा दिग्विजय, तो ये गे इस तरह आधा नहीं आएगा, ये रॉन्ग मेथड है, ये अंदर आएगा गे आधा, दिग्विजय इस तरह। ऐसी उपलब्धि, ये बे, ये क्योंकि पाई, अब पाई का मतलब होता है खड़ी पाई वाले शब्द, जैसे खड़ी पाई वाले कौन से, जैसे भय, ठीक है, मैं, जिनमें अंत में ये एक ही मात्रा के रूप में ये पाई होती है, इस तरह के वर्ण। ठीक है, अब ये अंदर आएंगे इसके मात्रा के। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप है। देखिए इसके अलावा अगर कोई खड़ी पाई वाला नहीं है, अगर कोई शब्द, कोई व्यंजन खड़ी पाई वाला नहीं है, उसको कहें गैर पाई वाला संयुक्त व्यंजन, वो हलंत वाला रूप ई की मात्रा के बाहर लिखा जाएगा। दोस्तों देखिए ये अशुद्ध रूप है, ये शुद्धि शब्द लिखा है क्योंकि ये हलंत वाला रूप है। अब इसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये संयुक्त होता तो अंदर आता, पर क्योंकि ये इस तरह लिखा जाएगा शुद्धि, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मिक्स रूप है, अगर मिला के लिखेंगे इसको जब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हलंत रूप में लिखेंगे तो इसको मात्रा के बाहर ही लिखना पड़ेगा। ऐसी समृद्धि, इसमें दय को बाहर लिखना पड़ेगा, या फिर आप मिला के संयुक्त रूप में लिखो तो उसके अंदर लिखो। ठीक है, इस तरह दोनों ही रूप प्रचलित हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। एक और छोटी सी सामान्य सी चीज़ है जिसकी चर्चा हमने संधि के परिचय में कर ली है, एक बार हम और ज़रा देख लेते हैं। अब हम स्वर संधि की बात कर रहे हैं, हमें पता है कि दोनों वर्ण स्वर होने चाहिए। जहाँ स्वर में परिवर्तन होता है या विकार होता है वो स्वर संधि कहलाता है। दोनों वर्ण स्वर होने चाहिए। दोनों वर्ण कौन से? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों क्या होने चाहिए? दोनों स्वर होने चाहिए। अगर इसकी परिभाषा की करें तो जब स्वर वर्ण के साथ किसी दूसरे स्वर वर्ण का मेल हो जाए और जो परिवर्तन या विकार होता है वह स्वर संधि कहलाता है। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अभी हमने जिन भेदों की, उपभेदों की संधि के चर्चा की थी, उन उपभेदों में ये भी भेद यहाँ पे भी एक साथ दिखा रखे हैं, समझ में आ जाएगा आपको। देख पढ़ लिया है हमने अभी। समझातीय सजातीय में हमने देखा दीर्घ संधि थी, इसमें आ ई ऊ री बड़े वाले दीर्घ स्वर बनते हैं। ठीक है, ये समझातीय सजातीय संधि होती है। एक विषम जातीय या असमान स्वर संधि होती है जिसमें गुण संधि, इसमें ए ओ और बनते हैं। वृद्धि संधि में आई औ बनते हैं। यण संधि में य र ल व बनते हैं, हालांकि ल नहीं बनता हिंदी में, हमने य र व पढ़े हैं, ये बनते हैं। इसके अलावा ये था अयादि। ठीक है, अयादि संधि स्वर अय आय अव आव इसमें बनते हैं। ये वही चीज़ है जिसकी हमने चर्चा की। ये चारों तो आ गए असमान स्वर संधि वाले, और ये दीर्घ संधि जो था ये था समान स्वर संधि वाला रूप। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, संधि के परिचय में हमने इस चीज़ को विस्तार से पढ़ा था, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। जैसे दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में हमने देखा ये वर्ण बनते हैं, इनकी इन मात्राओं से इनको पहचाना जाता है। ये आ की मात्रा, ये बड़ी ई की, ये ऊ की मात्रा, ये बड़ी री की मात्रा। जैसे भानुदय में ऊ, अंधानुकरण में आ, विद्यालय में ये आ, कपीश में ये ई, मातृण में ये री। इस तरह हम पहचान लेंगे कि ये दीर्घ संधि वाले शब्द हैं। ऐसे ही गुण संधि के शब्दों को देखें तो गुण संधि में ए ओ अर बनता है। ये इनकी मात्राओं से शब्द को हम पहचानेंगे। दिनेश में ए, महेश में ए, सुरेश में ए।
परोपकार में रह में ओ की मात्रा, पुरुषोत्तम में श में ओ की मात्रा, महर्षि में अंत में रह, देवर्षि में रह। तो ये इसका मतलब ये गुण संधि के स्वर हैं। ये एक साथ इन पांचों वेदों को किस तरह पहचाना जाए, ये इनके पहचानने के तरीके, आपको इन पे बहुत फोकस करना है। ठीक है, ए ओ और गुण संधि में बनेंगे, ये इनकी मात्राओं से पहचानना। ये तो एक उदाहरण के लिए शब्द हो सकता है, बहुत सारे नए शब्द आएंगे आपके सामने। वैसे ये शब्द काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, परोपकार, पुरुषोत्तम। ठीक है, कैसे होगा संधि में वो अपन इसको आगे अभी विस्तार से वेदों में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमने अभी जस्ट देखा ही था कि वृद्धि संधि में ऐ और औ बनते हैं। ऐ की ये मात्रा, औ की ये मात्रा। जैसे हितैषी है, पहचान लेंगे ऐ की मात्रा है, सदैव ऐ की मात्रा है, तथैव में ऐ की मात्रा है, परमोजस्वी में औ की मात्रा है, वनौषध में औ की मात्रा है। हम पहचान लेंगे कि भाई इसमें वृद्धि संधि है। ऐसी यण संधि में, अब देखिए इसमें वो पैटर्न था कि पहला वर्ण बदलेगा केवल, है ना, ये पहला ही वर्ण बदलेगा। इनमें क्या था, पहला और दूसरा दोनों मिलकर के एक नया वर्ण बन रहे थे। ये वेरे बनते हैं। पहचान क्या है इसकी, ये तथा वैसे पहले आधा व्यंजन यत्र वर्ण वाले शब्द, जैसे अत्यंत, ये से पहले आधा वर्ण आ गया, ये से पहले आधा वर्ण आ गया। अभ्यर्थी में, पर्यटन में ये से पहले ये आधा रह है, ये रूप आधे रह का रूप है। पर्यंत में ये से पहले आधा रह, वै से पहले आधा न, वै से पहले आधा न। ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी है कि किस तरह ये यण संधि है। ये त्रय वर्ण यानी पित्राज्ञा, मातृन, पित्रादर, पितृनुमति, इस तरह के जो शब्द हैं उनमें यण संधि बनती है। अभी अपन जब अभ्यास करेंगे तो पता चल जाएगा। ये तथा वैसे पहले आधा व्यंजन और त्रय वाले, आंख बंद करके यण संधि पे ध्यान देंगे और थोड़ा उसको हम देख भी लेंगे किस तरह। देखो अयादि संधि, देखिए दोस्तों अयादि संधि, इस अयादि संधि में अय, आय, औ, आव बनते हैं। ये और वे शब्द के बीचों बीच में ये और वे मिलेगा और इनसे पहले आधा व्यंजन नहीं मिलेगा। जैसे नयन है, चयन है, नायक है, गायक है, पवन, भवन, पावन, पावक, इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। देखिए ये हमने एक बेसिक चीज़ पढ़ ली। अब देखिए दोस्तों, इनके एक भेद, इनके उदाहरणों से हम इन भेदों को पढ़ते हैं। सबसे पहला भेद है दीर्घ संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ ही एग्जाम्पल बताऊंगा लेकिन आपको तरीका पता चल जाएगा कि किस तरह हम संधि इसकी करेंगे। दीर्घ संधि में जहाँ दीर्घ स्वर आ, ई, ऊरी बनते हैं, संरचना कैसे बनाएंगे इसकी, क्योंकि हमें पता है कि दीर्घ संधि समान वर्णों के बीच होती है। तो ए आ के बाद में ए आएगा तो आ बनेगा, ये इसकी मात्रा। ई के बाद में ई आएगा तो बड़ी ई बनेगा, ये इसकी मात्रा। ऊ के बाद में ऊ आएगा, बड़ा ऊ बनेगा, ये इसकी मात्रा से पहचान लेंगे। री के बाद में री आएगा तो बड़ा री बनेगा, मात्रा से पहचान लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये बहुत सामान्य तरीके से समझाया रखा है कि अगर बड़ा आ वाले दोनों शब्द मिलते हैं तो भी आ बनेगा, ए मिलता है तो भी आ बनेगा, आ ए मिलता है तो भी आ बनेगा, ए आ मिलता है तो भी आ बनेगा। ठीक है, ऐसी ई में ई छोटी ई मिलेंगी दोनों तो भी बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई मिलेंगी दोनों तो भी बड़ी ई बनेगी। एक छोटी एक बड़ी हो तो भी बड़ी ई बनेगी, एक बड़ी एक छोटी हो तो भी बड़ी ई बनेगी। ठीक है दोस्तों, ये समान वर्णों के बीच में होने वाली संधि है दीर्घ संधि। छोटा ऊ मिल रहा है तो भी बड़ा, बड़ा ऊ मिल रहा है तो भी बड़ा, छोटा बड़ा मिल रहा है तो भी बड़ा, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिल रहा है तो भी बड़ा बनेगा। ऐसी री में ये री बनेगा। समझ में आ गया होगा, समान वर्णों के बीच होने वाली संधि है। देखिए अब कुछ उदाहरणों से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ए और ए मिला के आ बन रहा है। शत प्लस अवधि, अवधि का मतलब होता है वर्ष और शत का मतलब होता है 100। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए मिलकर आ बन जाएगा। और ये क्योंकि अब यहाँ पे आपको वर्ण विस्तार वाली जो चीज़ आपने सीखी थी वहाँ पे, वो यहाँ काम आएगी कि व्यंजन के बाद में अगर कोई स्वर आ रहा है, व्यंजन मतलब कौन सा, स्वर रहित, क्योंकि मूल व्यंजन तो स्वर रहित ही होता है। देखिए तय के बाद में आ रहा है तो ये बाद वाले स्वर को ले लेगा अपने साथ, तो ये बन जाएगा पूरा ता। ठीक है, और जब अलग होगा तो स्वर को ये अपने बाद में रख देगा। ठीक है, इस तरह बन जाएगा ये शताब्दी, शत ये आ इसमें लग जाएगा शताब्दी। ठीक है, ऐसी मुर प्लस अरी से बन जाएगा मुरारी। कैसे बना, ए मिला के आ बन गया, मुरारी बन गया। मुरारी होता है कृष्ण, मुर नामक राक्षस का, अरी यानी शत्रु, दुश्मन। कृष्ण भगवान ने मुर नामक राक्षस को मारा था, इसलिए मुरारी कृष्ण का पर्यायवाची भी है। ऐसी दोस्तों देखिए ए आ मिला के आ बनेगा रत्न प्लस आकर। अंतिम अक्षर तो दिख रहा है हमें आ है, इसमें से ए निकाल दिया, दोनों मिले आ बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रत्नाकर। रत्नाकर का मतलब क्या होता है, ये रत्न आकर, रत्नाकर बन जाएगा समुद्र। आकर का मतलब होता है खान और रत्न का मतलब होता है स्टोन्स वगैरह, रत्न, नीलम, पन्ना, इस तरह। रत्न कहाँ मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं, तो रत्नाकर रत्नों की खान समुद्र का पर्यायवाची है। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृप प्लस आचार्य। ए आ मिल करके आ बन गया कृपाचार्य, इसमें ये मात्रा लग जाएगी, कृपाचार्य बन जाएगी, ऋषि का नाम है।
कई बार बच्चे इसको कृपा प्लस आचार्य कर जाते हैं, तो गलत है। कृप नाम के आचार्य थे, गुरु थे, ऋषि थे, और वो आचार्य थे, इसलिए कृप प्लस आचार्य से बन जाएगा कृपाचार्य, दीर्घ संधि है। ऐसी देखिए आ प्लस ए से मुक्ता प्लस अवली, आ ए मिला, आ बन गया, ये इसमें आ गया, मुक्तावली बन जाएगा। ठीक है, मुक्तावली का मतलब है मोतियों की माला। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखिए द्वारका, ये शुद्ध रूप इस तरह लिखा जाता है। एक और ऐसे कई बार लिख देते हैं द्वारिका, ये रिका नहीं होता, रका, यानी रे में कोई मात्रा नहीं आती। ठीक है, ये शुद्ध रूप है। द्वारका प्लस अधीश में के का आ, ये आ गया, ये अधीश का है, दोनों मिलकर के आ बन गए, बन गया द्वारकाधीश यानी श्री कृष्ण बन गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये बहुत ही सरल सरल एग्जाम्पल हैं जिनके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए ये ऐसी कारा प्लस आवास से कारावास बन जाएगा। ठीक है, जैसे द्राक्षा, दाग को बोलते हैं द्राक्षा का आ, और ये आ मिलकर के बड़ा आ बन जाएगा द्राक्षा सब, आसव यानी रस, यानी दाख जो होती है मुनक्का उसका रस। ठीक है, अब देखिए एक शब्द होता है कृपाकांक्षी, यहाँ पे कृप नहीं आएगा, यहाँ पे कृपा प्लस आकांक्षी, आ और आ मिलकर के आ बना लेंगे कृपाकांक्षी, यानी कृपा का आकांक्षी, यानी चाहने वाला, कृपा चाहने वाला, कृपा का आकांक्षी। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसी इस तरह इसमें ई वाले शब्दों का भी अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वारी प्लस ईश, यानी वारी का मतलब होता है जल, ये ई ले लिया, इसका बड़ा ई ले लिया, ये ई बन गया, ई की मात्रा रे में लग जाएगी तो बन जाएगा वारीश, यानी वारी का मतलब छोटे जल वाले वारी में तो होता है जल का मतलब वारी, और छोटी ई की मात्रा होती है, लेकिन जब वारिश समुद्र बनता है तो बड़ी ई की मात्रा आएगी। ठीक है, ये वारिश समुद्र को कहते हैं। ऐसी अभी प्लस ईप्सा, दोनों ई मिलकर के बड़ा ई बन जाएगा, ये मात्रा इसमें लग जाएगी, अभीप्सा यानी इच्छा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अपन इनको आराम से इस तरह समझ सकते हैं। जैसे रवि प्लस इंद्र, ये छोटा ई मिला के बड़ा ई बन गया, ये मात्रा को विस्तार करना, लगाना, निकालना आपको आना चाहिए। जैसे देखिए ये हलंत वाला है, ये छोटी ई है, क्या बनेगा, सिंपल इस तरह बन जाएगा वी। ठीक है, तो ये अब देखिए यहाँ पे ई छोटा लगा तो ऐसे बना, अगर ये बड़ी होता तो कैसे लगता, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए रविंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ये शुद्ध रूप होता है, रविंद्र लिखते हैं, ये रॉन्ग होता है, क्योंकि छोटी मिलकर के क्या बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी इसमें। ऐसी अधि प्लस इन से अधीन बन जाएगा, यहाँ पे ई मिलकर के बड़ी बन जाएगी, ये आधीन शब्द रॉन्ग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, आधीन नहीं होता है कभी भी। बच्चे कई बार आधीन निकाल देते हैं इसमें से, है ना, जैसे पराधीन शब्द आता है, पर प्लस आधीन कर देते हैं, गलत होता है, पर प्लस अधीन होता है वो। ठीक है ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखिए और भी उदाहरण, यहाँ पे ई के कुछ और उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। शची प्लस इंद्र, ये होता है शचींद्र, देखिए बड़ी ई और ई मिलकर के ई बन जाएगा, ये मात्रा इसमें बन जाएगी, शचींद्र कहते हैं इंद्र को, शची का मतलब इंद्र की पत्नी। मही प्लस इंद्र से बन जाएगा ये महींद्र। ठीक है, महींद्र कहते हैं राजा को। ठीक है, ऐसी बड़ी ई मिला के बड़ी ई बन जाएगा। रजनी प्लस ईश से रजनीश बन जाएगा। ठीक है, रजनी प्लस ईश से क्या बन गया, रजनीश यानी चंद्रमा, कहते हैं रजनी का स्वामी, यानी रात का स्वामी कौन होता है, रजनीश यानी चंद्रमा। ऐसे श्री प्लस ईश, श्री का ई निकाला, ये ई का ईश निकाला, दोनों ई हो गए, ये इसमें मात्रा लगी श्रीश, यानी श्री कहते हैं लक्ष्मी को, और श्रीश हो गए विष्णु, लक्ष्मी के स्वामी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम इन संधियों को पढ़ लेंगे आराम से, बहुत ही इजी है, सरल है तरीका इसका। कुछ ऊ के उदाहरण भी हम देखते हैं, जैसे देखिए वो जिस गुरु उपदेश की हम बात कर रहे थे, गुरु छोटा हुआ आएगा इसमें, ये छोटा हुआ उपदेश का दोनों मिलकर के बड़ा हो जाएगा, अब बड़े ऊ की मात्रा इस रे में लग जाएगी, तो ये दोनों मिक्स होकर के इस तरह बन जाएगा बड़ा रूगांठ वाला, तो ये गुरु उपदेश सही है। कई बार एग्जाम में गुरु इसको ही मिलाएंगे, उपदेश इसको मिलाएंगे, लेकिन इसके सामने लिख देंगे वो ये वाला रू, गुरुपदेश, गुरुपदेश, गुरुपदेश नहीं तो गुरु उपदेश होता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, छोटे ऊ की मात्रा वाला, ये सही है। ठीक है, ऐसे देखो भानु प्लस उदय से बन जाएगा भानुदय। ठीक है दोस्तों, तो ये ऊ के भी सिंधु प्लस उर्मी से सिंदूरमी बन जाएगा, ये भी एग्जाम्पल है। मधुरमी से, ये सिंधु प्लस उर्मी से सिंदूरमी, मधु छोटा हुआ आता है मधु में, उर्मी से मधुरमी बन जाएगा, मधु का मतलब होता है आनंद की लहर। ठीक है, ऐसे ही देखिए वधु प्लस उत्सव से बन जाएगा वधूत्सव, है ना, ये ऊ के कुछ उदाहरण है। ये वधूत्सव वाला शब्द इंपॉर्टेंट है, वधु में कई बच्चे छोटी मात्रा लगा देते हैं, गलत है, बड़ी मात्रा ही आती है, यहाँ भी बड़ी आती है, क्योंकि बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ ही बनता है, तो वधूत्सव ही बनेगा। ऐसे सु प्लस उक्ति, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ बन के इसमें लग जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा ऊ, ऐसे सूक्ति, अच्छी, अच्छा कथन। ठीक है, तो इस तरह ये ऊ के कुछ उदाहरण है ना। ठीक है, देखिए ये कुछ और उदाहरण है जिनकी हम
देख लेते हैं। भू प्लस ऊष्मा से भूष्मा शब्द बन जाएगा, धरती की ऊष्मा। सरयू प्लस ऊर्मी दोनों बड़े हुए हैं, सरयूर्मी बन जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि समान वर्ण जब मिलेंगे तो उनसे इस तरह ये वर्ण, जैसे देखिए री की संधि है, री की संधि में ये थोड़ा देख लें एक बार आप इसको, पितृ प्लस ऋण। अब देखिए यहाँ पे पित, इसमें से स्वर निकाल दिया है, ये दूसरा ये स्वर री निकाल दिया स्वर, ये इस वाला री मिल गया, दोनों री मिल करके बड़ी री बनाएंगे। अब ये बड़ी री की मात्रा केवल इस आगे वाले वर्ण में लग जाएगी, तो ये इस तरह पितृण बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे इस तरह मातृण शब्द बन जाएगा। मातृ प्लस ऋजुता, मातृ ऋजुता बन जाएगा। ये भी सरल है शब्द, देख लें आप इसको एक बार। मातृ प्लस ऋजुता, हमें री मिला के बड़ी री बनानी है, ये री में जोड़ना है जुता शब्द बाद वाला। मातृ ऋजुता का मतलब माता की सरलता। इस तरह ये वर्ण बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भ्रातृ प्लस ऋण से भ्रातृण बन जाएगा, है ना। तो देखिए ये बहुत ही आसान था इसमें कि दीर्घ संधि में दीर्घ स्वर किस प्रकार से बनते हैं, समान वर्णों के बीच होने वाली ये संधि है। अब देखिए दोस्तों, हम गुण संधि के बारे में थोड़ा एक दो शब्द देख लेते हैं। गुण संधि में ए और बनते हैं, ठीक है, वहाँ गुण संधि होती है। असमान स्वर संधि है, इसलिए ए आ के बाद में ई आएगा तो ए आ के बाद में ऊ आएगा तो ओ, ए आ के बाद में री आएगा तो अर बनेगा। ठीक है दोस्तों, एक एक उदाहरण हम इनके देखिए, ये वही रूप है जो हमने भी बताया था। कोई भी वर्ण असमान मिले, ए आ के बाद में कोई भी ई मिले तो ए बनेगा। ऐसे ही ऊ के बाद में कोई भी ए आ के बाद में ऊ बनता है तो ओ बनेगा। ऐसे ही ए आ के बाद में री आ जाता है तो अर बन जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा आगे इनके एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए जैसे सुर प्लस इंद्र, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, असमान स्वर है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अब आपको याद ये रखना है कि ए ओ अर गुण संधि में बनते हैं। बनते कैसे, असमान है भाई, ए आ के बाद में ई आएगा तो ए बनेगा, चाहे छोटी ही हो चाहे बड़ी ही हो। अब हम देखेंगे कि इन मात्राओं को हमने निकाला, ये ए की मात्रा, ये ई की मात्रा, इन दोनों वर्णों के योग से ए बना। अब ये मात्रा हमें आगे वाले जिस जो व्यंजन है स्वर रहित उसको देनी है। तो रे में ए की मात्रा कैसे लगेगी, रे, देखिए ये रे है, इसमें ए की मात्रा जब हम लगाएंगे तो सिंपल रे और उसमें ए की मात्रा, ये बन जाएगा सुरेंद्र। ऐसी नृप प्लस इंद्र से बन जाएगा नृपेंद्र। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सरल है, मतलब आपको देखना है कि असमान वर्णों से बने हुए हैं। ऐसे इसमें अप प्लस ईक्षा से क्या बन जाएगा, अपेक्षा। अप प्लस ईक्षा, ए और ई मिला के ए बन जाएगा, ये मात्रा इसमें चली जाएगी अपेक्षा। उप प्लस ईक्षा, ये ए और ई से ए बनेगा, ई की मात्रा पे में लग जाएगी तो उपेक्षा बन जाएगा। अपेक्षा का मतलब होता है किसी से उम्मीद करना, और उपेक्षा का मतलब है किसी को इग्नोर करना, किसी को निरादरित करना, अनादर करना, है ना, उपेक्षा करना। ठीक है, ऐसे ही यथा प्लस इष्ट से बन जाएगा यथेष्ट। महा प्लस इंद्र से बन जाएगा महेंद्र। ठीक है दोस्तों, अब ये असमान स्वर संधि है, सब ए के उदाहरण है। ठीक है, आपको समझना है इन चीज़ों को कि किस तरह से ये असमान है, कौन सी संधि बन रही है। चलो अपन शब्द देखते हैं एक बार। रमेश, देखते ही पहचान लिया भाई, ए बन रहा है, गुण संधि है, बनेगा कैसे, या ए होगा या आ होगा। अब रम होगा या रमा होगा, ये चीज़ आप देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। या तो रम बनेगा या रमा बनेगा। तो अब इनके शब्दों के अर्थ आपको पता होना चाहिए। रमा का मतलब होता है कि, रमा का मतलब लक्ष्मी। ठीक है, तो लक्ष्मी के स्वामी कौन, रमेश यानी विष्णु। ऐसे अलका प्लस ईश, अलका के स्वामी कौन, अलकेश यानी कुबेर। ठीक है, अब आ और ई से बन ए रहा है तो बस कै में एक ही मात्रा लग जाएगी, हल्केश हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह अपन को इन चीज़ों को देखना है। अब जैसे देखो ए के बाद में ओ बनेगा, ओ के उदाहरण देख लेते हैं कुछ। नव प्लस ऊढ़ा, ये ए और ऊ मिलके बड़ा ये ओ बन गया गुण संधि का, तो ये बन जाएगा नवोढ़ा, नव विवाहिता। ठीक है, जल प्लस ऊर्मी, ए ऊ मिला ओ बन गया, ओ की मात्रा इसमें आ गई, जलोर्मी बन जाएगा। ठीक है, एकदम सरल है। हम केवल यहाँ पे ये पहचानना सीख गए हैं कि किस तरह संधि बनेंगी। गुण संधि में ए ओ अर बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद ही रखनी है। ओ बन रहा है गुण संधि में, ए बनेगा कैसे, ये तो आपने समझ ही लिया है। हेव प्लस उपल, उपल का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, ए ऊ मिला ओ बन गया, ओ की मात्रा में लगी क्योंकि ये स्वर रहित है, इसलिए हेमोपल, मतलब ओले को कहते हैं हेमोपल। नील प्लस उत्पल, उत्पल का मतलब होता है पत्थर। अब देखिए एक तो उपल और ये उत्पल, ये दोनों शब्द शब्द युग्म में भी पूछ लिए जाते हैं। उपल का मतलब पत्थर और उत्पल मतलब कमल। नील प्लस उत्पल, अब देखिए यहाँ पे अपन ने बताया था, हमने बताया वहाँ पे नील, कभी नीला नहीं आएगा, नील ही शब्द आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो होता तो नीला ये लेकिन आएगा नील। ठीक है, तो ये नीलोत्पल बन जाएगा, नीला कमल, है ना। ऐसे ही देखो
ये महा प्लस उत्सव से बन जाएगा महोत्सव। ठीक है, महा प्लस उत्सव, आ और ओ बन गए महोत्सव। सिता, सिता का मतलब होता है मिश्री मीठा, और उपल का मतलब होता है पत्थर। तो सित प्लस उपल सितोपल, यानी मिश्री मीठा पत्थर या मिश्री को कहते हैं सितोपल। ठीक है दोस्तों, ऐसे देखो ओ के कुछ और उदाहरण यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी से बनेगा गंगोर्मी, गंगा की लहर। बना कैसे, आ ऊ मिला के ओ बन गया, सिंपल है। ओ की मात्रा गे में लग गई गंगोर्मी। ऐसी महा प्लस ऊर्जा, आ और ऊ मिला के ओ बनता है, हमें पता है। ओ की मात्रा है में लग गई तो बन जाएगा महोर्जा, विशाल ऊर्जा, तेज ऊर्जा। ठीक है, देखिए अर वाले शब्द को एक बार देख लेते हैं हम लोग, ये कैसे बनता है। देखिए देव प्लस ऋषि, देव का ए और ये री, ये अर बन गया। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि एक वर्ण नहीं है, दो वर्ण है अर, ऐसे ए और री अर में। अल्टीमेटली यहाँ पे बात यही है कि आ हो या ए हो, वो तो ए में बदलता है और री बदलता है अर में। तो आपको ध्यान ये रखना है, ए के आ के बाद में कोई भी री हो तो वो अर ही बनेगा। यहाँ जब इस तरह के वर्ण विभाजन जब अपन करेंगे तो ए तो आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये तो स्वर है और रे व्यंजन है, तो रे व्यंजन के कारण आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा और ए इसमें आ जाएगा। तो देव प्लस ये ऊपर चला जाएगा ऋषि, ऐसे हो जाएगा देवर्षि। अब देखियो ये सप्त प्लस ऋषि से बन जाएगा सप्तर्षि, अर से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको देखना है। एक महर्षि शब्द में कई बार बच्चे गलती कर देते, इसमें आ के बाद में री है तब भी अर बनेगा। महा प्लस ऋषि से आ, कई बार हम क्या करते हैं, आ और ई देख करके अर तो कर देते हैं, लेकिन इस आ को हम दोबारा महर्षि कर देते हैं। इसको कई बच्चे मैंने देखा है, वो लोग क्या कर देंगे, इसको महर्षि कर देंगे, महर्षि, इस तरह महर्षि। ठीक है, तो ये गलत है। वर्ष ऋतु, देखिए वर्षा प्लस ऋतु से क्या बन जाएगा, वर्ष ऋतु बन जाएगा। ठीक है, हमको इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखना है। अब देखिए वृद्धि संधि में हमने देखा कि आई और औ बनते हैं, ए आ के बाद में ए आई आए तो ए बनेगा, है ना। देखिए ए आ के बाद में ए आई आए तो आई बनेगा, ए आ के बाद में ओ आए तो औ बनेगा। ये इनके रूप है, हमने देख लिए कि भाई ए आ के बाद में कोई भी ए आई आए तो आई ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। ये ए आ के बाद में अगर कोई भी ओ औ आ जाए, ए आ के बाद में कोई भी ओ औ आ जाए तो औ बनेगा। दो ही है वृद्धि स्वरीय। कुछ उदाहरण इसके एक दो देख लेते हैं। जैसे देखिए एक एक, अब ये एक एक शब्द है, एक एक। अब आपको मूल रूप से स्वरों को निकालना है, इसमें से इधर से ए निकला, इधर से ई निकला, आई बन गया, आई की मात्रा इसमें आ जाएगी। अब यहाँ ये याद रखना है कि आई में खुद में तो एक होती है, लेकिन जब व्यंजन की लगती है तो दो लगती हैं, तो ये ऐकक। ठीक है, ऐसी ये बनेगा हित प्लस ऐशी से बन जाएगा हितैषी शब्द, है ना। आपको देखना है ये हितैषी शब्द, आपको देखना है ऐशी, ये वाला ऐशी शब्द होता है। ठीक है, ये नीचे वाला जो हितैषी लिख रखा है ये रॉन्ग है। ठीक है, ये वाला जो हितैषी हितैषी जो बन रहा है ये रॉन्ग दिखा रखा है इसमें, देखिए ये नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए ये वाला हितैषी, ये शी नहीं आएगा, एक मात्रा भी नहीं आएगी, आएंगी दो मात्रा, तो ये वाला इसमें सही है हितैषी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे इसमें कुछ और उदाहरण। सदा प्लस एव से ये बन जाएगा सदैव बन जाएगा। ठीक है, सदा प्लस एव से क्या बन जाएगा, ये सदैव बन जाएगा, है ना। ये सदा प्लस एव आ और ए बना के आई बनेगा। बस मात्रा का ध्यान रखना है, वृद्धि संधि है, आई की दो लगेंगी। वसुधा प्लस एव दो मात्रा लगेंगी, वसुधैव बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे जितने भी उदाहरण आते हैं आप मात्रा को पहचानना, और जिसकी मात्रा आई की क्योंकि दो लगती है, औ की दो लगती है, इस तरह आपको। जैसे देखिए मत प्लस ऐक्य, ये बन जाएगा मतैक्य, क्योंकि आई की दो मात्राएं लग जाएंगी। बस विशेष रूप से इस चीज़ का यहाँ पे आपको याद ध्यान रखना है। स्व प्लस ऐच्छिक से क्या बन जाएगा, स्वैच्छिक। ए और ए मिलकर आई मिलकर के ए और आई मिलकर के आई बनेगा। आई की दो मात्राएं होती हैं तो दो मात्राएं लग जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कई बार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप देख लें एक बार। महा प्लस ऐश्वर्य मिला के तो बनेगा आ और आई के योग से आई, तो ये तो बन जाएगा महेश्वर्य। कई बार महीश्वर का भी संधि विच्छेद बच्चे महा प्लस ऐश्वर्य देता है, बच्चे कर जाते हैं महीश्वर। हमें ये देखना है कि ये ई जो है वो दीर्घ संधि का रूप है, जब इसको तोड़ेंगे तो सार्थक शब्द बनेंगे। मही यानी धरती और ईश्वर यानी धरती का ईश्वर यानी राजा। अब मही का ई और ईश्वर का ई दोनों मिलाकर के बड़ा ई बना, और ये क्या बन जाएगा, महीश्वर, इस तरह।
ठीक है। और महेश्वर हो अगर ये महेश्वर, तो महेश्वर में है में एक मात्रा है, तो महा प्लस ईश्वर, एक मात्रा किसकी पहचान है? गुण संधि की, तो उसमें वो गुण संधि बन जाएगा। आई किसकी पहचान है? वृद्धि संधि की, तो ये वृद्धि स्वर बन जाएगा महेश्वर ये में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ ओ वाले उदाहरण भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओ वाले उदाहरण में क्या होगा? परम प्लस ओजस्वी से परम ओजस्वी बन जाएगा। ठीक है। जल प्लस ओघ, ओघ का मतलब होता है प्रवाह से जलोघ बन जाएगा। ठीक है। इस तरह के उदाहरण यहाँ पे हमें नजर आएंगे। ये देखिए इनसे भी औ बनेगा, औ जैसे गंगा प्लस ओक से गंगोक बन जाएगा। ठीक है। गंगोक, गंगा का चल महा प्लस ओजस्वी से महोजस्वी बन जाए। मतलब कुल मिला के आ और औ के बाद में, ओ के बाद में, औ के बाद में औ ही बनेगा। ये चीज़ आपको विशेष रूप से याद रखनी है। यहाँ भी आप देखें वन प्लस औषध से वनौषध बना, दर्शन प्लस औत्सुक्य से दर्शनौत्सुक्य बना। आपको मूल रूप से स्वर को पहचानना है, कौन से स्वर के योग से क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, अच्छा शब्द है, इंपॉर्टेंट। देखिए ये वाला शब्द महोदरिक, ठीक है, ये शब्द है महोदरिक। महोदरिक का मतलब क्या होता है? महा प्लस औदरिक, औदरिक का मतलब होता है पेटू, और महोदरिक जो बिल्कुल ही पेटू, वो खाता ही खाता रहता हो सारे दिन। तो इसका आ निकाला, इसका ओ निकाला, औ बना दिया, औ की मात्रा है में लगा दी, महोदरिक बन जाएगा। आया हुआ है अभी ये किसी एग्जाम में। ठीक है। महा प्लस औदारे से भी महोदारे बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब ये हमने 3 संधियां पढ़ ली। अब ये वो संधियां हैं जो केवल एक ही वर्ण में परिवर्तन के कारण बनती हैं। पहली है यण संधि, य रे ले वे बनते हैं इसमें हमारे यहाँ, यानी हिंदी में ये रे वे बनेंगे, ले इसमें नहीं बनेगा, ये ले नहीं बनेगा इसमें। ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो ई का ये बन जाएगा, याद रखना है। ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो ऊ का वे बन जाना है, ये याद रखना है। री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो री का रे बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल एक वर्ण ही इसमें चेंज होगा। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं, 1-2 एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, सारे एग्जाम्पल को समझना तो मुश्किल है। देखिए ई के बाद में ए आया, ई का बना दिया ये, ठीक है, ए को एज इट इज रख दिया। अब ए को एज इट इज रखा, इसका मतलब ये और ए के योग से क्या बना? ये बन गया। ऐसे ही अति प्लस अल्प संधि करेंगे, ई का तो बना दिया हमने ये, ठीक है, ए को एज इट इज रखा, ये मात्रा इसमें लग गई, अत्यल्प बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो याद रखने वाली बात है वो यही है कि यण संधि में, यण संधि की विशेषता है कि इसमें केवल प्रथम वर्ण में ही परिवर्तन या विकार आता है, द्वितीय वर्ण में कोई बदलाव नहीं आता। वह द्वितीय वर्ण जो स्वर होता है उसकी मात्रा के रूप में प्रथम वर्ण में जुड़ जाता है, सिंपल। देखिए इस तरह इसका ये जो रूप बनेगा वो इस तरह बनेगा। ये प्रथम वर्ण, बदलाव यहाँ पे आपको प्रथम वर्ण में दिख रहा है। देखिए ये प्रथम वर्ण है, ये द्वितीय वर्ण है, यहाँ पे प्रथम वर्ण बदल करके नए वर्ण में बन गया, ये एज इट इज रह गया, ये एज इट इज आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ और एग्जाम्पल इसमें हम देख लेते हैं इसके। जैसे अति, अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक बन जाएगा, ये आ, ई बदल जाएगा ये में, ठीक है, ये आ एज इट इज आ जाएगा, या बन जाएगा तो बन जाएगा अत्यावश्यक। ठीक है। अब देखिए और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, सारे नहीं पढ़ पाएंगे अपन, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके। जैसे देखिए ये ई के बाद में ए आ रहा है तो ये बन जाएगा, ठीक है, प्रति प्लस एक का बन जाएगा प्रत्येक। ठीक है, पहचान से भी पता चल गया, ये से पहले आधा व्यंजन है तय। ठीक है, ठीक है, इसमें ई का ये बन गया, यहाँ पे ए एज इट इज आ गया, ये की मात्रा लग गई, प्रत्येक बन गया। ऐसे ही इसमें नदी प्लस अर्पण, अच्छा शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नदी प्लस अर्पण। देखिए ई निकाला, बड़ी ई, ये में बदल गया, एज इट इज आ गया, ये बन गया नद्य अर्पण। ठीक है, बस इन चीज़ों को हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। एक काम की चीज़ ये है यहाँ पे, देखिए आरएस के एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है ये, इसमें जैसे देवी प्लस आलय, 2 वर्ण मिले, देवी का बड़ा ई तो बदल गया, ये में आ एज इट इज आ गया, ये तो बन गया, ये आधा वे है यहाँ पे, तो ठीक है। देव्यालय, बच्चे देवी प्लस आलय को भी देवालय कर देते हैं कई बार, जबकि देवालय तो बनेगा देव प्लस आलय से, ए मिल करके आ बनेगा देवालय। तो देवालय में तो है दीर्घ संधि, जबकि देव्यालय में है कौन सी? यण संधि। ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है। देखिए दोस्तों,
एक और उदाहरण है, नारी प्लस उचित से बन जाएगा नार्योचित। जैसे ई, रे का ई ये में बदल गया, ऊ एज इट इज आ गया, छोटा ऊ ये में छोटे ऊ की मात्रा, ये रे आधा, ये रे वर्ण जो है वो इसके ऊपर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, ये यहाँ पे ये के ऊपर, ये रे इसके ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा नार्योचित। ठीक है, आधा रे आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है और इस स्थिति अर्थात इस रे को रेफ कहा जाता है। देखिए बच्चों, सारे उदाहरण नहीं पढ़ पाएंगे हम, अब अपन एक अयादी संधि का और उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यण संधि का री का रे कैसे बनता है, एक बार इसका थोड़ा हम एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। यण संधि में हमने देखा कि री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, री का रे बन जाएगा, असमान स्वर एज इट इज आ जाएगा, तो ये पूरा रे हो गया। जैसे देखिए आप पितृ प्लस अनुमति, इसमें तय में से ये री निकाला, री का तो बन गया रे। ठीक है, अब ये अनुमति शब्द एज इट इज आ जाएगा। ये वो कंडीशन बन गई जो हमने संयुक्त वर्ण में सीखी थी। ये देखिए यहाँ पे ये त्रय, ये बन गया हलंत वाला। अगर मान लो हलंत नहीं हो तो इस तरह का त्रय बन जाएगा ये, तो यहाँ पे इसको ऐसे बना दिया त्रय, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, पित्रानुमति। कई ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, पित्रानुमति शब्द गलत है, इसमें ये होता है पित्रानुमति। ठीक है दोस्तों, ये त्रय वाला उदाहरण हो गया। बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, हम अब एक अयादी संधि का थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक दो उदाहरण। देखिए दोस्तों, अयादी संधि में जैसा कि हमने पढ़ा, अयादी स्वर बनते हैं। अयादी स्वरों में अय, आय, अव, आव बनते हैं। इसमें ए के बाद में कोई भी असमान स्वर होता है तो ए का अय बन जाता है। आई के बाद में कोई भी असमान स्वर होता है, आई का आय बन जाता है। ओ के बाद में असमान स्वर होता है, ओ का अव बन जाता है। औ के बाद में असमान स्वर होता है तो औ का आव बन जाता है। देखिए कुछ उदाहरण, इसकी हमने पहचान भी देखी थी कि इसमें शब्द के बीच में न और ये वाले वर्ण होंगे, उनसे पहले अर्धवर्ण नहीं होगा। जैसे दोस्तों देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। जैसे ए के बाद में असमान स्वर आ रहा है ए, तो ए का तो बन गया अय। ठीक है, ए एज इट इज आ जाएगा और ए की मात्रा इस ये हलंत वाले ये में लग करके ये पूरा बन जाएगा अय। ठीक है, ये स्वर लगाना बता रहे हैं, बनेगा तो ए का अय हलंत वाला ही, ये ध्यान रखना है। अब जैसे ने अन ये शब्द मिले तो ने में से मात्रा निकाल दी, ए का क्या बना दिया, अय बना दिया हलंत वाला, ये यहाँ पे। अब जब इसको हम दोबारा जोड़ेंगे तो ए तो बन जाएगा ने में लग जाएगा, ये ए ये में लग जाएगा, तो शब्द बन जाएगा नयन। ठीक है, ऐसे चे प्लस अन से बन जाएगा चयन। ठीक है, ये तरीका है, इससे अयादी संधि के शब्द बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो अपन ये समझ गए हैं इसमें कि किस तरह ये स्वर संधि काम करती है। दोनों वर्ण स्वर होने चाहिए। देखो ये आई के बाद में ए आ रहा है, आई का आय बना और ए बाद में जोड़ने से ये पूरा बिना हलंत वाला आय बन गया। ये नई में से हमने ए आई को अलग किया, आई का आय बनाया। जब वापस हमने इनके स्वर दे दिए तो ये तो इसमें जुड़ गया, ये इसमें जुड़ गया, तो ये बन गया नायक। ऐसे ये गई प्लस अक से बन जाएगा गायक। ठीक है दोस्तों, ठीक है। हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आज हमने स्वर संधि के बारे में, स्वर संधि के पांचों भेदों के बारे में पढ़ा, जिसमें दीर्घ संधि जो कि समान वर्णों के बीच होती है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि। इन संधि के, स्वर संधि के पांचों भेदों के बारे में हमने जाना। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें तो आप इसमें बेल आइकन को दबाएं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।